अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक है जो कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में जहाँ भी बीएस क्लासेस हो रही हैं या जो भी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है उसको इसके बारे में लाजमी नॉलेज होनी चाहिए और ये लाजमी पढ़ाया जाता है हर यूनिवर्सिटी हर जगह पे। रेप ऑफ द लॉक, और ये बहुत ही फेमस मॉक एपिक है इंग्लिश हिस्ट्री की। अलेक्जेंडर पोप इसका ऑथर। अलेक्जेंडर पोप के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं पहले। 1688 में पैदा होता है ये और 1744 में इसकी डेथ होगी। 1688 में क्या हुआ था, एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था इंग्लैंड की हिस्ट्री में जिसको हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं या ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपरली हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है ये उसके अंदर भी प्रॉपरली डिस्कस हो जाएगा। तो अभी अलेक्जेंडर पोप को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, जितना हमें चाहिए है हम सिर्फ उतनी ही डिटेल इसकी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जिस टाइम पीरियड में फॉल करता है अलेक्जेंडर पोप उसको हम ऑगस्टन पीरियड भी कहते हैं या ऑगस्टन एज। 18th सेंचुरी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ जो है 1702 से लेके 1745 तक का वो ऑगस्टन पीरियड कहलाता है या फिर उसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं। और जो सेकंड हाफ है 1745 से 1784 तक वो एज ऑफ जॉनसन कहलाती है, सैमुअल जॉनसन की एज। और कलेक्टिवली ये वही एज है जिसमें नावल ईजाद हो गया। ये वही एज है जो न्यू क्लासिकल एज भी कहलाती है या क्लासिकल एज भी कहलाती है। ये वही एज है जिसने ग्रीको रोमन पीरियड को कॉपी किया, उनकी एपिक्स को, उनकी डिफरेंट राइटिंग्स को। तो इसीलिए क्योंकि ग्रीको रोमन पीरियड में सबसे मशहूर किंग उनका जिसके दौर में ये सारे ऑथर्स लिख रहे थे, होमर, ओविड, वर्जिल, ये इस तरह के लोग, वो उस किंग का नाम किंग ऑगस्टस था। तो उसी के नाम से ये ऑगस्टन पीरियड कहलाता है क्योंकि इस दौर में कोई किंग ऑगस्टस नहीं था। असल में एक ऑगस्टस जो किंग गुजरा है उसके दौर पे जो जो काम हो रहा था उस काम को यहाँ पे कॉपी किया गया। दूसरे नंबर पे इसको एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं और कलेक्टिवली 18th सेंचुरी को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे एज ऑफ गुड सेंस, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ लॉजिक, एज ऑफ रैशनैलिटी, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ सटायर। इस तरह के काफ़ी सारे नाम हैं इस एज के। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप जो था ये जोनाथन स्विफ्ट का एक बहुत अच्छा दोस्त था। जोनाथन स्विफ्ट का नाम सबने सुना होगा, जिसने गलीवर्स ट्रेवल्स लिखी थी। उसके बाद अलेक्जेंडर पोप वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉट्स डिजीज़। इसको एक डिज़ीज़ थी जिसको पॉट्स डिजीज़ कहा जाता है। इसकी हाइट जो थी ऑलमोस्ट 4 फीट थी और ये थोड़ी सी इसकी जो कमर थी वो बेंड थी और ये झुका हुआ था आगे की तरफ। तो इसको हम पॉट्स डिजीज़ कहते हैं। और ये अलेक्जेंडर पोप ने ओडिसी, जो कि होमर ने एक एपिक लिखी थी जिससे हमें ट्रोजन वॉर के बारे में पता लगता है, और एनेड जो कि वर्जिल ने एक एपिक लिखी थी जो कि एक रोमन पोइट था। इन दोनों को अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। इसकी और भी काफ़ी सारी राइटिंग्स हैं, लेकिन हम जब इस एज को हिस्ट्री के सीरीज़ में डिस्कस करेंगे तब हम अलेक्जेंडर पोप को भी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्योंकि हम मॉक एपिक को पढ़ने जा रहे हैं रेप ऑफ द लॉक में, तो मॉक एपिक पढ़ने से पहले हमें एपिक की ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए। एपिक क्या होती है, क्योंकि जब एपिक का हमें पता होगा तो इसी के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रेप ऑफ द लॉक में एपिक को मॉक किया गया। तो एपिक जो होती है वो लॉन्ग पोइम होती है। लॉन्ग पोइम का से मुराद कोई 200-300-400 लाइंस नहीं है। लॉन्ग पोइम से मुराद एक ऐसी पोइम जो बहुत ही ज़्यादा बुक्स के अंदर शामिल हो। मींस के जिस तरह पैराडाइज लॉस्ट हमारी 12 बुक्स में है, फेरी क्वीन हमारी 6 बुक्स में है, इस तरीके से कोई बुक जो बहुत ज़्यादा सारी बुक्स में शामिल हो, कोई ऐसी पोइम, ऐसी लॉन्ग पोइम, वो होती है एपिक। ये लॉन्ग पोइम्स क्योंकि ग्रीक ट्रेडिशन चलती आ रही है, ग्रीको रोमन पीरियड से चलती आ रही है, होमर और वर्जिल ने लिखी एपिक्स। इससे मुराद ये भी हो सकती थी कि उस दौर में ज़्यादातर ऑरल ट्रेडिशन थी, ये सुनाया करते थे लोग एक दूसरे को अपनी पोइम्स और उसमें स्टोरीज़ वगैरह होती थी। तो शायद इस वजह से भी, क्योंकि सुनाते थे तो ज़्यादा लंबी चीज़ें होती थी, जब उनको लिखा गया तो वो इतनी लंबी बुक्स में बन गई। दूसरे नंबर पे ये नैरेटिव स्टाइल में होती थी। नैरेटिव स्टाइल मीन्स कि नरेशन जैसे किसी स्टोरी की जाती है, ऐसा फील होता था है तो पोइट्री लेकिन किसी स्टोरी को नरेट किया जा रहा है यहाँ पे।
उसके बाद ग्रैंड हीरोज़, एक बहुत ही ग्रेंजर दिखाया जाता था हीरोज़ के अंदर, बहुत ही एलिवेटेड हीरोज़ होते थे, सुपर पावर्स होती थी हीरो के अंदर। जस्ट लाइक सैटर्न के अंदर अब देखते हैं कि कितना पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया। उसके बाद एपिक के अंदर गॉड्स और गॉडेसेस का होना लाजमी है, क्योंकि ग्रीक दौर से चलता हुआ आ रहा है सब कुछ एपिक ट्रेडिशन। तो उस दौर में ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस जो थे उनका डायरेक्ट और एक्टिव इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर, जो रहते थे दुनिया में उन सब के ऊपर। तो इसलिए गॉड्स और गॉडेसेस का रोल लाजमी वो दिखाते थे एपिक्स के अंदर। उसके बाद जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड कहते हैं द प्लेस ऑफ द डेड, जहाँ पे मुर्दा लोग रहते हैं, तो वहाँ की जर्नी हीरो किया करता था। और उसके बाद ग्रैंड स्टाइल, ये जो जितनी भी एपिक्स हुआ करती थी इनका स्टाइल बहुत ज़्यादा ग्रैंड हुआ करता था, मीन्स के बड़ा एलिवेटेड स्टाइल और बड़ी हाई लेवल वोकेबलरी यूज़ की जाती थी। जस्ट लाइक हम अगर पैराडाइज लॉस्ट देखें तो स्टार्ट में सैटर्न की जो फर्स्ट स्पीच आती है उसके अंदर सैटर्न बड़े रोब के साथ कह रहा है, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमॉर्टल हेट। अब इस तरह की लाइन्स बड़े रोब के साथ वो कह रहा है, ऑल तो वो हार चुका है गॉड से, लेकिन फिर भी वो कह रहा है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम दोबारा उठेंगे, दोबारा बदला लेंगे हम। तो इस तरीके से स्टाइल जो है वो बड़ा ग्रैंड होता था एपिक का। और उसके बाद वॉर्स और बैटल्स वगैरह दिखाई जाती थी, जंगें और इस तरीके से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हीरो, जिस तरह आम तौर पे मूवीज़ में देखते हैं हम कि हीरो अपने आप को किसी बड़ी फाइट के लिए तैयार कर रहा होता है, तो पुरानी एपिक्स के अंदर भी हीरो की तैयारी को पोर्ट्रे किया जाता था कि हीरो इस तरीके से तैयार हो रहा है, हर चीज़ उसके बारे में बताई जाती थी। और उसके बाद लास्ट है इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़। म्यूज़ हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था ग्रीको रोमन पीरियड में भी, गालबन ग्रीक थिएटर में हमने डिस्कस किया था इसको। तो म्यूज़ जब जो इनका सब गॉड्स का जो बाप है, गॉड ऑफ द गॉड्स, उसका नाम था ज्यूस। तो वो ज्यूस जो था, गॉड ऑफ थंडर भी उसको कहते हैं, गॉड ऑफ स्काइज भी उसको कहते हैं। तो वो जो गॉड था उसने जब दुनिया में किसी लड़की से शादी की तो तब जब वहाँ से उसकी बेटियाँ पैदा हुई उनको म्यूज़ कहते हैं, म्यूज़ कहते हैं। तो इसकी टोटल 9 म्यूज़ हैं यहाँ पर हिस्ट्री में, ग्रीक मिथ्स में। और उनमें से हर चीज़ को, दुनियावी काम जो है वो म्यूज़ को सौंप दिए गए हैं। जिस तरह ये आसमान का काम ज़ूस ने खुद लिया हुआ है, सूरज का काम अपोलो ने लिया हुआ है, इसी तरीके से आर्टेमिस है, एफ्रोडिटी है, और हमारी पैलेस अथीना है, डिमीटर, इस तरह के काफ़ी सारे जो हैं वो बड़ी बड़ी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और म्यूज़िस जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं दुनिया में, और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करती हैं लोगों को राइटिंग के थ्रू। तो अब जिस तरह ट्रेजेडी है उसकी म्यूज़ मेल्पोमिन को समझा जाता है, कॉमेडी की म्यूज़ थैलिया को समझा जाता है, एपिक की म्यूज़ यूरेनिया को समझा जाता है। जिस तरीके से हम इंस्पिरेशन लेते हैं कहीं से कोई भी राइटिंग लिखने की, तो हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से मुझे एक इल्हाम हुआ और मैंने लिख दिया। अब जैसे इल्हाम होता है, तो ये अगर ट्रेजेडी कोई बंदा लिख रहा है तो वो एक्नॉलेज करेगा मेल्पोमिन को, अगर कोई कॉमेडी लिख रहा है वो थैलिया को करेगा जो कॉमेडी की म्यूज़ है। उसके अलावा जो कोई एपिक लिख रहा है वो शुक्रिया अदा करेगा यूरेनिया का जो कि एपिक की म्यूज़ है। तो इस तरीके से एपिक में म्यूज़ की इन्वोकेशन का मतलब है एक्नॉलेज करना, शुक्रिया अदा करना, कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इंस्पिरेशन बख्शी ये राइटिंग लिखने के लिए। इसका मतलब है किसी म्यूज़ का शुक्रिया अदा करना। तो ये भी एपिक के अंदर होती थी। अब ये सारी चीज़ें, अब जब हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, रेप ऑफ द लॉक को, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तो तब हम इन पॉइंट्स को भी दोबारा देखेंगे कि एपिक के क्या पॉइंट्स थे और रेप ऑफ द लॉक में किस किस तरीके से एपिक को मॉक किया गया है। इस एक एक पॉइंट को हम देखेंगे किस तरीके से मॉक किया गया, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि वो मॉक एपिक कैसे बनती है। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ रेप ऑफ द लॉक, अब इसमें बहुत शॉर्ट और इजी सा बैकग्राउंड है इसका। 2 कैथोलिक फैमिलीज़ थी इंग्लैंड की, एक फर्मर्स थे और दूसरे पीटर्स थे। अब ये फर्मर्स की एक लड़की थी जिसका नाम था एराबेला फर्बर, और पीटर्स का एक लड़का था जिसका नाम था लॉर्ड पीटर। अब 1711 में क्या होता है, 1711 में इस लॉर्ड पीटर ने एराबेला फर्मर के बालों की एक लॉक काट दी, एक लिट काट दी उसके बालों की।
तो इस वजह से इन दोनों फैमिलीज़ में बहुत झड़पें हुई, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। तो इन दोनों फैमिलीज़ का एक मुश्तरका एक म्यूचुअल फ्रेंड था जिसका नाम था जॉन कैरल। तो उसने ये सारा इवेंट, सारा इंसिडेंट विटनेस किया और फिर उसने अपने फ्रेंड अलेक्जेंडर पोप को जाके बता दिया इस जॉन कैरल ने कि ये इंसिडेंट हुआ 2 कैथोलिक फैमिलीज़ में, एराबेला फर्मर के बाल काट दिए लॉर्ड पीटर ने और इस वजह से उन फैमिलीज़ में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। तो अलेक्जेंडर पोप जो कि ऑलरेडी ओडिसी को पढ़ चुका था, उसको ट्रांसलेट कर चुका था, एनेट को पढ़ के ट्रांसलेट कर चुका था, तो उसको एपिक ट्रेडिशन तो पता थी, उस टाइम पे जुनून भी था उसको एपिक्स का। तो उसने इनकी स्टोरी उठाई और वहाँ से मॉक स्टाइल में इसने वो लिख दी सारी की सारी एपिक, जिसको हम मॉक एपिक कहते हैं। और जिस तरह मैंने बताया इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ होती है एपिक के अंदर, तो इसने इन्वोक, क्योंकि इसको स्टोरी कैसे इंस्पायर हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसको स्टोरी की, वो मिली इसको जॉन कैरल से। तो इसने यहाँ पे किसी यूरेनिया का जिक्र नहीं किया, किसी म्यूज़ का जिक्र नहीं किया, इसने अपने ही दोस्त जॉन कैरल का जिक्र कर दिया कि मैं तुम्हें इन्वोक कर रहा हूँ कि तुमने मुझे इंस्पिरेशन बख्शी। तो ये भी इनफैक्ट एक मॉकरी थी एपिक के ऊपर, ये भी एक मॉक था। तो ये इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड था। 1711 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, रियल इंसिडेंट, ये अराबेला फर्मर और लॉर्ड पीटर वाला। और एक साल बाद 1712 में अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉग पब्लिश करवा दी थी और ये पब्लिश होने के साथ ही इन दोनों फैमिलीज़ के अंदर सुलह भी हो गई थी। तो ये इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड था। दो आई होप आपको हर चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी।